तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का 15 डेज प्लेज में। और आज है डे नंबर 9 सीयूईटी इंग्लिश की प्रिपरेशन का। आई होप आप लोगों ने डे नंबर 8 तक की सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप सारी की सारी वीडियोस को जरूर देख लो। और आज हम करने वाले हैं 3 टॉपिक्स। वो तीनों के तीनों टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्बल एबिलिटी सेक्शन के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, डे नंबर 9 में सबसे पहला टॉपिक जो मैं आप लोगों को कराना चाहता हूं वो है प्रेपोजिशंस। देखो, प्रेपोजिशंस क्या होता है आपको ध्यान से समझना है। मैं इसको ना बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे नहीं समझाने वाला, मैं इस बेसिस पे समझाने वाला हूं कि अगर क्वेश्चन एरर बेस्ड आएगा तो आप कैसे उसको कर सकते हो, या फिर मान लो फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड आएगा तो आप उसे कैसे कर सकते हो। प्रेपोजिशन को अगर आप देखो तो ये देखो टुकड़ों में डिवाइडेड है। प्री पोजिशन, ठीक, मतलब कोई भी एक ऐसा वर्ड जो पोजीशन को जो पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, जो पोजीशन जो है उसको इंडिकेट करता है किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी पर्सन की, तो वो प्रेपोजिशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला इन, तो मैंने बोला कि भाई ही लिव्स इन दिल्ली। तो देखा जाए तो ये बंदा जो है ये कहाँ पे रहता है, उसकी पोजीशन की बात हो रही है, राइट। अगर मैं बात करता हूं एट की और मैंने बोला ही इज एट होम, तो अगेन उस पर्सन के पोजीशन की बात हो रही है, राइट। अगर मैं कहता हूं ऑन और मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो अगेन पोजीशन की बात हो रही है, राइट। तो आप इस तरीके से समझो कि जो भी प्रेपोजिशन होगी वो किसी ना किसी पोजीशन को इंडिकेट करेगी। ज्यादा लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसके कुछ फंक्शंस मैं आप लोगों को समझाऊंगा हर एक प्रेपोजिशन के इंडिविजुअल बेसिस पे। और साथ के साथ इसकी पोजीशन सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहाँ होती है वो हमारे को समझना होगा, ताकि हमारी गलती ना हो। देखो, मैंने आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर में समझाया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे सेंटेंस का रूल होता है। फिर मैंने ये भी समझाया था कि जब भी हम बात करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट की, तो हमारा सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। सेम ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब, जैसे ये वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी हुई है। अब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कई सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एक चीज जो आ सकती है वो है प्रेपोजिशन। ध्यान रखना, अगर हमारे सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उन दोनों के बीच में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो सकता है। और अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट नाउन है, तो नाउन से पहले एक और वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है जो कि होता है डिटर्मिनर, या उसे हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब एडजेक्टिव भी कहला सकता है वहां पे। क्लियर? तो ये कुछ वर्ड्स हमारे बीच में आते हैं, राइट। अब प्रेपोजिशन जो है, अगर मैं देखूं तो उसका मेन पोजीशन कहाँ कहाँ आ गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब मेन वर्ब और मेन ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाएगा। अब कई बार सेंटेंस ये भी होते हैं जहां पे एक सेंटेंस के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा एक और ऑब्जेक्ट आ जाता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी प्रेपोजिशन लग जाती है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। और अगर हमारा सेंटेंस जो है वो है जहां पे हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं रही, सिर्फ ये वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, तो उस वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में भी प्रेपोजिशन आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में एक वर्ब नहीं आती बल्कि दो वर्ब्स आती हैं, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद जब दूसरी वर्ब लग जाएगी कोई, तो वहां पे भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन आ जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट और ये वाली जो वर्ब है ये सेकंड वर्ब है, ये हमारी सेकंड वर्ब है, तो इसके बीच में भी प्रेपोजिशन आ जाएगा। मैं अब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे सबसे पहली वाली कंडीशन हमारी ये वाली कंडीशन है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली कंडीशन को हम देखते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज
गोइंग टू मार्केट। अब इसमें हमारा मेन वर्ब है ये गोइंग, और ये ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन भी है, और इसके बीच में प्रेपोजिशन आ रही है जो कि टू है। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमारा पहला कंडीशन आ गया। अब दूसरे कंडीशन पे बढ़ते हैं, जहां पे मैंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में प्रीपोजिशन आ सकती है जब सेकंड ऑब्जेक्ट कोई आ रहा हो। जैसे मैंने बोला ही इज गोइंग टू अमेरिका फ्रॉम दिल्ली, राइट। अब ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें अमेरिका एक ऑब्जेक्ट है वन, एक ऑब्जेक्ट टू है। अब इन दोनों के बीच में जो प्रेपोजिशन आ रही है वो है फ्रॉम। ये भी प्रेपोजिशन है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में आ रही है। और एक आपका मेन वर्ब है, ये वाला गोइंग, ये एमवी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट वन के बीच में भी प्रेपोजिशन आ रही है टू, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अब कई बार जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी, तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में भी प्रेपोजिशन आ सकती है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला ही लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ रही, यहाँ पे लिव्स आ रहा है जो कि मेन वर्ब है, और दिल्ली आ रहा है जो कि ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में भी प्रेपोजिशन आ रही है। और फिर मैंने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ जाएं, मतलब एक सेकंड वर्ब भी यूज हो जाए मेन वर्ब के बाद, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला ही गोस टू पार्क टू रन, वो पार्क जाता है रन करने के लिए। अब ये गोस जो है ये मेन वर्ब है, पार्क जो है ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में प्रेपोजिशन आ रही है जो समझाया था। और फिर एक और वर्ब आ गई जो कि आपकी सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब है, और ऑब्जेक्ट और सेकंड वर्ब के बीच में भी प्रीपोजिशन आ गई, है ना। समझ में आ गई बात? क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब आए और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, मेन वर्ब आए ही ना। तो हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में भी क्या हो सकता है, हमारी प्रीपोजिशन आ सकती है। जैसे मैं कहूं ही इज फ्रॉम बिहार। अब ये जो है इसमें हमारा इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और बिहार क्या है, ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच में भी प्रेपोजिशन आ रही है। तो प्रेपोजिशन के फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, इस बात को आप समझो। और प्रेपोजिशंस भी बहुत सारी होती हैं। रही बात प्रेपोजिशन के फंक्शंस की, तो देखो मैं समझाता हूं। जैसे मेन प्रेपोजिशंस हमारी होती हैं इन, ऑन, एट, टू, विद, अमंग, बिटवीन, फॉर, फ्रॉम, अबाउट। इसके अलावा अब मैं ना इसको इस तरीके से नहीं कर रहा कि प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम ये, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस ये और वो। बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी में जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो ये जो चीजें हैं ना छोटी छोटी, ये बहुत माइनर लेवल पे आएंगी। तो बहुत ज्यादा तुम इसके अंदर खो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इंग्लिश तुम्हारा क्वालिफाइंग एग्जाम है, यहाँ एसएससी के लेवल पे तुम्हारे को इंग्लिश को प्रिपेयर नहीं करना है कि तुम हर एक चीज के अंदर बहुत तगड़े तरीके से घुसने वाले हो। हाँ, अगर करना ही है उस चीज को तो फिर प्रैक्टिस के टाइम करो। जब प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस में प्रेपोजिशंस आ रही हैं, तो फिर अगर वहां गलती हो रही है तो देखोगे यार यहाँ पे मेरी इस प्रेपोजिशन में गलती हो रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है, ये वाली जो प्रेपोजिशन है इसका क्या यूजेज है। समझ में आ रही है बात? तो ज्यादा फायदे में रहेगा। ऐसे ही आफ्टर, बिफोर, बिसाइड, बिसाइड्स, बहुत सारी होती हैं। मैंने मान लो ये अभी 14 लिख दी, बाकी मैंने पहले भी वर्बल एबिलिटी सेक्शन की जो वीडियोस बनाई थी प्लस से पहले, तो उसमें भी प्रीपोजिशन का टॉपिक मैंने समझाया था। अब इनका मतलब क्या होता है, हिंदी के हिसाब से देखें तो इन मे को कहते हैं। ये प्लेस के लिए भी यूज होता है, टाइम के लिए भी यूज होता है। जैसे कि ही लिव्स इन दिल्ली, जब कोई बड़ी प्लेस की बात हो रही है और वहां डेफिनेट हम स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बता सकते कि कहाँ पे कोई बंदा होगा, तो वहां इन लगाते हैं। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो ईयर के लिए, मंथ के लिए भी लगाते हैं। जैसे ही वॉज बोर्न इन दिस ईयर, ठीक है। ही हैज बर्थडे इन दिस मंथ, इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, ठीक है। ऑन की बात करें तो ऑन टाइम के लिए भी लगता है, जैसे डेट के साथ ऑन लगा सकते हैं, ऑन 10th अक्टूबर।
डे के साथ लगा सकते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, राइट। ऐसे ही ऑन की बात करें तो हम सरफेस, जैसे मैंने बोला मेरा पेन टैब टेबल के ऊपर है तो माय पेन टैब इज ऑन द टेबल। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और उसके सरफेस को टच कर रही है तो वहां पे भी हम ऑन लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम पर कहते हैं हिंदी में, ये लिख लेना। ऐसे ही एट को भी हम पर कहते हैं, लेकिन एट प्लेस के लिए यूज होता है। जैसे कोई स्पेसिफिक प्लेस है, ही इज एट होम, ही इज एट स्कूल, ही इज एट इंस्टीट्यूट, या दो प्लेसेस आ रही हैं और दो में से एक छोटी प्लेस है एक बड़ी प्लेस है, तो छोटी प्लेस के लिए एट लगता है। जैसे आई लिव एट सागरपुर इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली बड़ी प्लेस थी, इन लगाया, उससे छोटी प्लेस सागरपुर है तो वहां मैंने एट लगाया, जब दो प्लेसेस की बात हो रही है। और टाइम का तो मैंने बता ही दिया कि स्पेसिफिक टाइम के साथ लगेगा। टू, टू को हिंदी में को कहते हैं। टू किसके लिए यूज होता है? डिस्टेंस के लिए यूज होता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वहां पे आप टू का यूज करते हो। जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद टू लगता ही है, जैसे गो के बाद टू लगता ही है, लेकिन गो के बाद अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस गिवन है वहां टू लगेगा। जैसे आप बोलो कि आई एम गोइंग समवेयर, तो वहां आई एम गोइंग टू समवेयर नहीं आएगा, क्योंकि समवेयर कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही टू लिसनिंग के बाद भी लगता है, जैसे ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग के बाद हमेशा टू आता है। अगर कहीं पे लिसनिंग के बाद टू गिवन नहीं है तो मतलब वहां पे एरर है। विद, विद का मतलब होता है के साथ, ठीक है। जैसे ही इज विद हिम, क्लियर। अच्छा, ये जो विद है, इस विद के अलावा हमारा एक टुगेदर भी होता है। टुगेदर का मतलब भी साथ में ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं बोल रहा हूं वह मेरे साथ है तो मैं बोलूंगा ही इज विद मी, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं हम साथ हैं तो मैं बोलूंगा वी आर टुगेदर, वी आर विद नहीं बोलूंगा। मतलब जब ये जो साथ होता है ना, ये सब्जेक्ट के साथ लगता है, हम साथ हैं, सब्जेक्टिव सिचुएशन में आता है तो वहां टुगेदर लगता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो वो फिर प्रेपोजिशन के रूप में विद के साथ लगता है, ठीक है। अमंग और बिटवीन दोनों के दोनों जो हैं, इनका मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। लेकिन अमंग का मतलब होता है मोर देन टू पीपल। मोर देन टू पीपल, जब दो से ज्यादा लोगों की बात होती है, जैसे मैं बोलूं कि वह कई लोगों के बीच में है, ही इज अमंग मेनी पीपल, ठीक है। लेकिन बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, जैसे मैंने बोला वह उन दोनों के बीच में है तो ही इज बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही होती है। फिर फॉर की बात करें तो फॉर का यूज टाइम के लिए भी होता है। जैसे मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझाया था कि फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और फॉर का यूज के लिए होता है। जैसे ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिम, वह हमेशा उसके लिए है ना। और बाय भी होता है प्रीपोजिशंस में, है ना। अब फ्रॉम की बात करते हैं। जब हम डिपार्चर की बात करते हैं, जब हम डिपार्चर की बात करते हैं कहीं से, जैसे अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो आगे की तरफ जा रहा हूं तो टू लगता है। जब मैं कहीं से निकल रहा हूं और डिपार्चर को शो कर रहा हूं कि जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तुम कहां से आ रहे हो? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं अपने डिपार्चर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं फ्रॉम को यूज करूंगा। अबाउट होता है के बारे में, ठीक है। जैसे ही वॉज आस्किंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, राइट। आफ्टर बिफोर की बात करें तो के बाद, के पहले, ये सब हो गया। बिसाइड की बात करें तो इसका मतलब होता है बाजू में, ठीक है। जैसे देयर इज अ टेम्पल बिसाइड मी, मेरे बाजू में। लेकिन बिसाइड्स की बात करें तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। इसका मतलब होता है के बाद, इसका मतलब होता है के पहले, इसका मीनिंग होता है के बाजू में, ठीक है। और बाय का मतलब होता है के द्वारा। द्वारा कैसे लिखेंगे वो देख लो भाई, जो भी है मैंने गलत लिखा होगा, मुझे पता है, हिंदी पढ़े हुए बहुत साल हो गए, 11 साल, 11 साल नहीं 13 साल हो गए। तो बाय का इस्तेमाल व्हीकल्स के लिए भी होता है। जैसे ही इज कमिंग बाय दिस, ही इज कमिंग बाय कार, ठीक है। तो व्हीकल्स के साथ बाय कार, बाय बस, लेकिन फिर बाय के बाद द नहीं लगता, ध्यान रखना। बाय द बस, बाय द कार नहीं होगा, बाय कार, बाय बस, बाय प्लेन, ये सब होता है, बाय शिप, ठीक है, जब व्हीकल को शो करते हैं। तो ये प्रेपोजिशन है। मेन इसमें जो तुम्हें मैंने समझाई है बात ना, वो ये वाली बात समझाई है, ये पोजिशनिंग वाली, इसको समझना है, ठीक है। ये जो है ये आप कर लोगे मेरे हिसाब से, प्रेपोजिशन आप लोगों ने कर रखी है, तो आपको जब एमसीक्यू के अंदर आ रखा होगा तो आप आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हो। रही बात प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, वो मैं दूंगा, तो उसके थ्रू जब करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? अगला टॉपिक जो है आपका वो है कंडीशनल। ये कंडीशनल वाला टॉपिक भी मैंने समझाया था अपनी क्लास के अंदर, वर्बल एबिलिटी वाला, जब मैं समझा रहा था मैंने बताया था कंडीशनल का मतलब होता है कंडीशन प्लस रिजल्ट।
कंडीशन का मतलब होता है कंडीशन प्लस रिजल्ट, ठीक है। मैंने ये समझाया था, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर इफ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे भी मैं अगर लगा के सेंटेंस बना रहा हूं तो उसको कंडीशनल कहा जाता है। तो मैंने बोला अगर मैं 15 डेज प्लेज कंप्लीट कर देता हूं तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, तो ये कंडीशन है। अगर मैं 15 डेज प्लेज कंप्लीट कर देता हूं, उसका रिजल्ट क्या होगा कि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इफ के बाद हमेशा क्या आता है, कंडीशन आता है, और फिर कॉमा, देन आ जाएगा। देन के बाद हमेशा क्या आता है, रिजल्ट आता है कि भाई उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो हमारे कई सारे कंडीशनल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला कंडीशनल होता है जिसे हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। दूसरा कंडीशनल होता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। तीसरा कंडीशनल होता है जिसे हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल। फिर चौथा कंडीशनल होता है, अरे यार मैंने गलत लिख दिया है यहाँ। तीसरा जो कंडीशनल होता है उसे थर्ड नहीं सेकंड कंडीशनल कहते हैं, ठीक है, उसे सेकंड कंडीशनल कहते हैं। और जो चौथा कंडीशनल होता है उसे हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल, ठीक है। जीरो से स्टार्टिंग है इसीलिए चौथे वाले को हम थर्ड कंडीशनल कहते हैं। अब जीरो कंडीशनल वो होता है बच्चों जो हमेशा बात करता है फैक्ट्स के ऊपर, यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर, ऐसी कंडीशंस के ऊपर जो बदली नहीं जा सकती हैं, ठीक है। अगला फर्स्ट कंडीशनल रियलिस्टिक सिचुएशन की बात करता है। रियलिस्टिक सिचुएशन मतलब कि कोई रियलिटी है उससे रिलेटेड कंडीशन है। सेकंड कंडीशनल इमेजिनरी सिचुएशन की बात करता है, मतलब जो सच्चाई नहीं हो सकती। और ये चौथा कंडीशनल जो है, ये थर्ड कंडीशनल कहते हैं, जिसे हम पास्ट को इंडिकेट करता है। अब इसके मैं रूल समझाता हूं। जैसे अगर आप जीरो कंडीशनल की बात कर रहे हो, ठीक, तो जीरो कंडीशनल में ध्यान रखना, मैं एग्जैक्ट रूल तो नहीं लिखवा रहा हूं। अगर आप चाहो तो एग्जैक्ट रूल वर्बल एबिलिटी सेक्शन वाली वीडियो में देख सकते हो, मैंने स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझाया था उस वीडियो में। लेकिन मेन आपको मैं समझा रहा हूं जो बात, वो ध्यान दो, ठीक। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, ये जो इफ होता है, इफ के बाद हमेशा प्रेजेंट का रूल लगता है। किसका रूल लगता है, प्रेजेंट का रूल लगता है। और फिर जब देन आता है रिजल्ट वाली कैटेगरी में, तो उसमें भी प्रेजेंट का रूल लगता है। किसका रूल लगता है, प्रेजेंट का रूल लगता है। मतलब यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी एसईएस या एससीएस, इजएमआर इजएमआर, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है दोनों में इजएमआर इजएमआर, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यहाँ इजएमआर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर पे हो सकता है, ठीक है, कि किस तरीके का सेंटेंस है। अब इसी जगह पे अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट कंडीशनल की, तो फर्स्ट कंडीशनल जो कि रियलिटी बेस्ड होता है, उसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ जो है, इफ के बाद हमेशा प्रेजेंट का रूल लगता है। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इफ के बाद हमेशा फ्यूचर का रूल लगाते हैं, और फिर देन के बाद फ्यूचर का रूल लगता है। देन के बाद किसका रूल लगता है, फ्यूचर का रूल लगता है। ये होता है आपका फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। और फ्यूचर के रूल में भी विल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, विल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगले रूल पे आ जाते हैं। अगला वाला क्या है, अगला आपका सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है कि इफ लगता है और फिर इफ के बाद आपका पास्ट का रूल लगता है। इसका पास्ट का रूल लगता है। फिर देन लगता है, फिर देन के बाद फ्यूचर का रूल लगता है। लेकिन फ्यूचर का जो रूल होता है उसमें विल का इस्तेमाल नहीं होता, वुड का इस्तेमाल होता है इमेजिनरी सिचुएशन में। और अगला जो कंडीशनल है जो आपको पता है, जो कि आपका कौन सा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है, राइट। कौन सा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है। इस वाले केस के अंदर इफ लगता है, फिर इफ के बाद आपका क्या लगता है, पास्ट का रूल लगता है। लेकिन ये वाला पास्ट का रूल जो होता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या नेगेटिव में डिड नॉट प्लस V1 ये सब लगता है, या फिर अगर वर्ब नहीं आ रही है तो वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस वाले में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, या फिर अगर वर्ब नहीं आ रही है तो हैड बीन का इस्तेमाल होता है पास्ट को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। और फिर देन, और देन के बाद यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, पास्ट पार्टिसिपल का रूल लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होता है अगर वर्ब आ रही है, और अगर वर्ब नहीं आ रही है तो वुड हैव बीन का इस्तेमाल होता है। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे पहला कंडीशनल है, मैंने बोला अगर हम पानी को 100 डिग्रीज पे हीट करते हैं तो पानी बॉयल होता है। तो ये एक फैक्ट है ना। तो ये आएगा इफ, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूं मैं, बट तुम लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। इफ वी boil water या if we heat water at 100 डिग्री सेल्सियस then it boils। अब यहाँ पहले में भी हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और दूसरे में भी देखो फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस लगा रहे हैं क्योंकि इट के साथ आ रहा है, बट टेंस वही है, सिंपल प्रेजेंट दोनों में फर्स्ट फॉर्म या एसईएस आता है एज पर द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट प्रेजेंट रूल लगा।
मैंने बोला अगर मैं 15 डेज प्लेज कंप्लीट करूंगा तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब कंप्लीट करूंगा तो आप सोचोगे सर फ्यूचर का रूल लगेगा, नहीं। अगर अगर आ गया तो वहां फर्स्ट कंडीशनल है ये, अगर रियलिस्टिक सिचुएशन की बात हो रही है तो ये रियलिस्टिक सिचुएशन है, कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है। तो मैं बोलूंगा इफ आई कंप्लीट 15 डेज प्लेज देन यू विल स्कोर गुड मार्क्स। समझ में आई बात? कैसे हुआ? बहुत आसान है। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और अगर वर्ब नहीं आ रही होगी तो विल भी लगेगा, ठीक है। अगला है सेकंड कंडीशनल, इफ के बाद पास्ट फुल। जैसे मैंने बोला अगर तुम एक पक्षी होते तो तुम हवा में उड़ते, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, तो क्या बनेगा? इफ यू वर अ बर्ड देन यू वुड फ्लाई इन द स्काई। तो विल नहीं आएगा, उड़ोगे के लिए विल नहीं आएगा, वुड आएगा, क्योंकि इमेजिनरी सिचुएशन है। अगला मैंने बोला अगर मैंने 1 महीने पहले से सीयूईटी का कोर्स स्टार्ट कर दिया होता, वैसे तो 1 महीने पहले से ही बनाया, बट 2 महीने पहले स्टार्ट कर दिया होता तो थोड़ी और आसानी होती, ठीक है। तो इफ आई हैड स्टार्टेड द सीयूईटी कोर्स, मतलब रियलिस्टिक सिचुएशन है, पास्ट की बात हो रही है। इफ आई हैड स्टार्टेड द सीयूईटी कोर्स 2 months अगो देन इट वुड हैव बीन इजियर। इट वुड हैव बीन इजियर, देखो यहाँ नॉन एक्शन वाला केस है, यहाँ वर्ब नहीं आ रही, इट हैव बीन लगा इसीलिए, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारे कंडीशनल है। कंडीशनल के मीनिंग्स एक जगह पे नोट कर लो और साथ में एग्जांपल्स नोट कर लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि देखो एट द एंड वहां पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो तुम आसानी से उनको कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी तुम्हारे को नहीं होगी, ठीक है। अब अगले पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक बच्चों जो है वो डिटर्मिनर्स है, ठीक है। अब डिटर्मिनर्स की जब बात होती है तो वहां पे आर्टिकल्स का टॉपिक पहला होता है, लेकिन मैंने आर्टिकल्स जो था वो लास्ट वाली जो क्लास थी, लास्ट वाला जो डे था उसमें समझा दिया था, ए एंड द, इसके बारे में मैंने समझाया था। जितना तुम्हें पता होना चाहिए उतना मैंने बता दिया था, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है दिस, दैट, दीज और दोस, ये आते हैं। अब दिस और दैट की अगर हम बात करें तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। देखो डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर एक वर्ड होता है जो हमेशा नाउन के साथ लगता है। नाउन चाहे आगे आ रहा हो सब्जेक्ट पोजीशन पे, चाहे ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, उसके साथ उससे पहले डिटर्मिनर लगेगा और डिटर्मिनर हमेशा नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो इसका फंक्शन जो होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं, इट क्वालिफाइज अ नाउन, ठीक है। अब दिस और दैट सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं, और उसी जगह जब मैं दीज और दोस की बात करूंगा तो ये प्लूरल नाउन के साथ लगते हैं। फिर इसके बाद एक और कंडीशन, अगर मैं दिस और दीज की बात करूंगा तो ये दोनों के दोनों किसको शो करते हैं? ये दोनों के दोनों नियरनेस को शो करते हैं कि कोई चीज पास में है। जैसे मैं बोलूं दिस इज माई लैपटॉप, तो मेरे सामने है, ठीक है, तो दिस आ रहा है। लेकिन मैंने बोला दैट लैपटॉप विच आई हैड अर्लियर, जो मेरे पास पहले था, तो वो पास की बात हो गई। तो जब हम प्रेजेंट में नियरनेस को इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करते हैं, तो वहां पे हम दिस का और दीज का यूज करते हैं, दीज प्लूरल के साथ और दिस सिंगुलर के साथ। लेकिन उसी जगह जब हम दैट की बात करते हैं, दोस्त की बात करते हैं, तो दैट और दोस्त किसमें यूज होता है? जब हम फार, किसी डिस्टेंट चीज को इंडिकेट करते हैं जो कि दूर है, या फिर पास्ट टेंस में किसी चीज को इंडिकेट करते हैं कि दैट डे, मतलब उस दिन, बीते हुए दिन की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव केस हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स वो होते हैं जो किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब इंडिकेट करते हैं। फिर इसके बाद पॉसेसिव हो गए। तो जब हम पॉसेसिव की बात करते हैं तो पॉसेसिव में जैसे एडजेक्टिव्स आते हैं पॉसेसिव वाले, वैसे ही पॉसेसिव ये हो जाते हैं, जैसे माय, योर, हिज, हर, एडजेक्टिव की तरह ही इनका फंक्शन होता है। आर, योर, देयर, ये सब होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, मैंने आपको समझाया था कि इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है रिलेशन शो करना। इनको रिलेटिव डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, रिलेशन शो करते हैं ये, ठीक है। तो ये नोट्स जो बनाओगे तो साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें जो बता रहा हूँ उनको भी साथ के साथ नोट कर लेना, ठीक है। माई, आई का पॉसेसिव होता है, योर यू का होता है, हिज ही का होता है, हर शी का होता है, आर वी का होता है, योर तो मैंने लिखवा ही दिया, ठीक है। देयर दे का होता है, ठीक है। जैसे ही इज एट हिज होम, वह उसके घर पर है, तो ही यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके हिसाब से पॉसेसिव वहां पे हिज आ रहा है, ठीक है। आई एम वर्किंग फॉर योर सिस्टर, ठीक है, मैं तुम्हारी बहन के लिए काम कर रहा हूँ, तो योर सिस्टर में मैं रिलेशन शो कर रहा हूँ कि भाई वो जो सिस्टर है वो तुम्हारी है, तो तुम्हारे साथ उसका रिलेशन है, राइट। तो ये पॉसेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद जो मेन कैटेगरी निकल के आती है बच्चों, वो निकल के आती है आपकी चौथी कैटेगरी, एंड दैट इज क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। जब हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स की बात करते हैं तो इसमें भी दो तरीके के डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, ठीक है। एक वो आते हैं जो डेफिनेट होते हैं, फिर एक वो आते हैं जो इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट में हम किसी डेफिनेट क्वांटिटी की बात करते हैं,
जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे बोथ, या मैंने बोला 1 2 3, ये सारे के सारे आ गए, या मैंने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो ये सारे के सारे आ गए। और उसी जगह पे अगर मैंने इंडेफिनिट की बात करी तो जैसे कि मैनी आ गया, मच आ गया, या फ्यू आ गया, लिटिल आ गया, या मोर आ गया, लेस आ गया, ठीक है। इसके अलावा सम आ गया, एनी आ गया, ये पेयर में होते हैं, सम आ गया, एनी आ गया, या सेवरल आ गया, ये सारे वर्ड्स होते हैं। ये मैंने अगेन अलग से भी एक वीडियो बना रखी है वर्बल एबिलिटी सेक्शन की, उसमें भी एक्सप्लेन किया है। तो बोथ 1 2 3 ये सब हमारे लगते हैं बोथ, मतलब स्पेसिफिक दो चीजों की बात हो रही है। 1 2 3 तो ऑब्वियसली डेफिनेट है ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी पोजीशन की बात कर रहा होता है, लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सबके साथ हमेशा द का इस्तेमाल पहले होता है। मैनी मच इन दोनों का यूज बहुत के लिए होता है, लेकिन इसमें मैनी जो होता है इसका यूज होता है काउंटेबल चीजों के साथ, जैसे मैनी बॉयज, मैनी प्लेयर्स। और मच का इस्तेमाल होता है जब कोई चीज अनकाउंटेबल होती है, और मैंने आपको समझाया था नाउन के अंदर कि अनकाउंटेबल चीजें कौन सी होती हैं, याद होगा आपको। ऐसे ही फ्यू का इस्तेमाल भी किसके साथ होता है, जो चीजें काउंटेबल होती हैं, और लिटिल का इस्तेमाल किसके साथ होता है, जो चीजें अनकाउंटेबल होती हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है थोड़ा, मतलब कोई चीज क्वांटिटी में थोड़ी है तो वहां पे लिटिल का इस्तेमाल होता है। मोर और लेस, इन दोनों का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बोला ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, या मैंने बोला ही इज लेस इंटेलिजेंट देन यू, ठीक है, तो ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है। लेकिन मोर का मतलब होता है ज्यादा, मोर का मतलब होता है ज्यादा, और लेस का मतलब होता है कम। लेकिन ये एक क्वांटिटी से ऊपर या एक क्वांटिटी से नीचे बात करते हैं, मतलब एक पॉइंट है उससे ऊपर या उससे नीचे। सम और एनी जो है इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं कोई के लिए या कुछ के लिए, लेकिन सम का इस्तेमाल जो है वो हमेशा किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। कहाँ पे, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। उसी जगह पे एनी का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे तुमने मेरे से पूछा कि सर आपके पास क्या समय है, तो आप बोलोगे डू यू हैव एनी टाइम, ठीक है। मैं बोलूंगा यस आई हैव सम टाइम, ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा समय है, तो सम वहां पे मैं यूज कर सकता हूँ। तो सम का इस्तेमाल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ हो सकता है। और सेवरल जो होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी होती है, मतलब सम जो है जितनी क्वांटिटी सम होती है उससे भी कम क्वांटिटी सेवरल होती है, जो कि बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे सेवरल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, माय सेवरल फ्रेंड्स, ठीक है, तो दोनों के साथ यूज हो सकता है। तो ये दोस्तों हमारे डिटर्मिनर्स हैं। अच्छा, इसमें फ्यू लिटिल की बात करें तो फ्यू में अ फ्यू भी आ जाता है, द फ्यू भी आ जाता है, लिटिल में अ लिटिल भी आ जाता है और द लिटिल भी आ जाता है। तो मैं इनको भी थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि अगर मैं अ फ्यू की बात करूंगा या मैं बात करूंगा अ लिटिल की, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये पॉजिटिव सेंस को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव सेंस को इंडिकेट करते हैं। और उसी जगह जब मैं बात करूंगा द फ्यू और द लिटिल की, द लिटिल की, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस को इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कंप्लीटनेस को। किसको, कंप्लीटनेस को। जैसे मैंने बोला कि द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, तो फ्यू फ्रेंड्स के साथ लग रहा है क्योंकि फ्यू काउंटेबल है, फ्रेंड्स काउंटेबल है तो फ्यू लगेगा। और द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव मतलब जितने भी मेरे हैं थोड़े हैं, बट वो सारे के सारे मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो द लगने के बाद ये कंप्लीट, मतलब जो पूरी क्वांटिटी है, पूरा नंबर है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज का, उन सब की बात कर लेता है। पॉजिटिव सेंस मतलब पॉजिटिव सेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने बोला सर डू यू हैव सम वाटर, मैंने बोला यस आई हैव अ लिटिल, मतलब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सॉरी आई हैव लिटिल, मतलब मैं शेयर नहीं कर सकता। तो नेगेटिव सेंस में हम क्या करेंगे, लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्यू और लिटिल ये दोनों जो होता है ये नेगेटिव सेंस में होता है। मतलब नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि नॉट लगेगा ही लगेगा, मतलब उस चीज का सेंस जो होगा वो वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये डिटरमिनर का टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा कंडीशनल का टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसके अलावा प्रेपोजिशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो मेरी मेरी जो क्लासेस है, इन क्लासेस की ना खास बात ये है कि ये हार्ड कोर एकदम मतलब डेडिकेटेड टॉपिक बेस्ड वीडियोस है, सिलेबस बेस्ड वीडियोस है। मैं बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए नहीं लेके आता, नोटिफिकेशन या ये या वो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इन सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, इसकी वजह से दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ टॉपिक पे फोकस रहना चाहिए, अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो प्रैक्टिस में लगाना चाहिए। इसीलिए मैं सिर्फ टॉपिक के ही ऊपर वीडियोस लेके आ रहा हूँ, या अपने कम्युनिटी पोस्ट पे सिर्फ क्विज ही डाल रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को उसका फायदा हो।
अगर तुम चाहोगे कि मैं नोटिफिकेशन भी तुम्हें बताते रहूं तो तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती है। बाकी मिलते हैं अपने एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।